वाई योगा? योगा इज द नीड ऑफ आर। हर कोई योग को अपने जीवन में अपना रहा है क्योंकि वो ये जानता है कि वो फायदेमंद है। आज हम ये जानेंगे कि वो कैसे अफेक्ट करता है, कैसे योगा हमारे इंटरनल फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, प्राणिक बॉडी पर क्या असर डालता है। तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि हमारी बॉडी बनी कैसे हुई है। एक सिद्धांत ये कहता है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये एक क्रम है और इसी क्रम में इनकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहला जो तत्व है वो है आकाश, और फिर रिवर्स में आते आते सबसे आखिरी तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो आकाश तत्व, आकाश के पहले उसके बाद आया वायु तत्व। वायु तत्व से है योग चिकित्सा। फिर अग्नि, अग्नि अर्थात सूर्य। फिर आप अर्थात पानी, और फिर आता है पृथ्वी। तो सबसे पहले आकाश आया, आकाश में वायु, आकाश और वायु के घर्षण से उत्पन्न हुई अग्नि, इन तीनों के घर्षण से उत्पन्न हुआ जल, और इन सब के कॉम्बिनेशन से बना पृथ्वी। तो सबसे पावरफुल तत्व जो है वो है आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व से चिकित्सा होती है, जिसे हम लोग मिट्टी चिकित्सा कहते हैं, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा में होती है। दूसरा, पानी से चिकित्सा होती है, जिसे हम जल चिकित्सा कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी। तीसरा, अग्नि से चिकित्सा होती है, सूर्य किरण चिकित्सा, उसे दूसरी भाषा में हीलियोथेरेपी और क्रोमोथेरेपी कहा जाता है, रंगों के माध्यम से चिकित्सा। 7 रंग हैं, उन 7 रंगों के अलग अलग प्रभाव हैं हमारे ऊपर, तो उन रंगों से भी चिकित्सा की जाती है। वायु तत्व से योग चिकित्सा होती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके ऊपर में है आकाश तत्व। आकाश का मतलब होता है वैक्यूम। अगर आप अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो राइट फ्रॉम ओरल कैविटी, मुंह से लेकर लास्ट एनल कैनाल के एंडिंग तक जो पूरा हिस्सा है वो वैक्यूम है। अगर उसमें कोई चीज आ सकती है तो हमारा भोजन, दूसरा आ सकता है पानी, ठीक। इसके अलावा आ सकता है वायु, हवा, हवा एंटर कर सकती है। तो वह हवा आएगी। तो इतनी खूबसूरती से भगवान ने अपने सिस्टम को बनाया है कि सिर्फ एक पॉइंट पर एंट्री है और लास्ट पॉइंट पे एग्जिट है, बाकी कहीं पर भी एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। जो भी है अंदर आने का रास्ता है, वो भी लिवर से अंदर आने का रास्ता है। कुछ बाइल जूस आता है जो कि वो फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी है। पैनक्रियास से आने का रास्ता है क्योंकि वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है और फैट को भी डाइजेस्ट करता है। इसलिए बाकी हमारा भोजन एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो जो इंटेस्टाइन में विलेज होती हैं उनके माध्यम से फूड एब्जॉर्ब होता है। तो मतलब ये ट्रैक्ट जो है वो पूरा इंटैक्ट सिंगल ट्रैक्ट है, और ये जो आता भी है लिवर्स के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू और पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, इनमें वॉल्व लगा हुआ है। इसमें रिवर्स फ्लो की इजाजत नहीं है। ये सिर्फ अंदर चीजें आ सकती हैं, यहाँ से चीजें वहां नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ का कचरा नहीं तो वहां चला जाएगा। तो भगवान ने इतनी खूबसूरती से आपके सिस्टम को बनाया, पर अगर इनमें कचरा रह गया, गंदगी रह गई, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। अगर मान लीजिए कचरा आपके आंतों में जमा पड़ा है तो उसकी दुर्गंध, उसकी सड़ने की चीजें आपके दुर्गंध रूप वायु के रूप में निकलेगी, और यहाँ से भी खट्टी डकार के रूप में निकलेगी। तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ये जो पूरा ट्रैक्ट है, ये पाइपलाइन है, ये साफ होते रहना चाहिए। इसकी क्लीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें योग में क्रियाएं बताई गई हैं, संघ प्रक्षालन की क्रियाएं बताई गई हैं, कुंजल क्रिया बताई गई है, नेति क्रिया बताई गई है, जिसके माध्यम से ये पूरे सिस्टम की क्लीनिंग होती है। ये हम जानेंगे बाद में। तो वाय योगा में प्रवेश करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शरीर हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है। उसमें से सबसे पावरफुल तत्व है आकाश तत्व, और उसे चिकित्सा की भाषा में उपवास कहा जाता है। अगर मनुष्य किसी भी बड़ी से बड़ी रोग से जूझ रहा हो तो उपवास उनके लिए रामबाण है। संस्कृत में कहा गया लंघनम परम औषधम। फास्टिंग से, लंघनम अर्थात फास्टिंग, फास्टिंग से आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पाचन क्रिया को आराम मिलेगा तो शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करनी पड़ती है पचाने में।
और दूसरी ऊर्जा खपत होती है बोलने में। शारीरिक श्रम में जितनी ऊर्जा खर्च नहीं होती, उससे ज्यादा खाना पचाने में और बोलने में ऊर्जा लगती है। इसलिए मौन भी बहुत बड़ी चिकित्सा है और उपवास भी बहुत बड़ी चिकित्सा है, क्योंकि इनमें जब ऊर्जा खर्च नहीं होती तो अपनी शरीर पूरी ऊर्जा शरीर के रिपेयर, ग्रोथ और मेंटेनेंस में लगाता है। और अगर शरीर में समय समय पर रिपेयर मेंटेनेंस होता रहा तो फिर शरीर में रोग होगा ही। शरीर का मेंटेनेंस नहीं हो पाना ही रोग है। लंग्स ने गंदगी निकलने की कोशिश की तो उसने कफ बनाया, आपने उसे रोक दिया। फिर उसने बनाया, फिर आपने रोक दिया। बार बार आपने ऐसे किया तो एक्यूट डिसीज बन जाएगी क्रॉनिक डिसीज, क्योंकि गंदगी निकलने के लिए कोई रास्ता ही बनना चाहिए ना। तो 4 गंदगी निकलने के रास्ते हैं हमारे शरीर में। पहला रास्ता है नाक, दूसरा रास्ता है त्वचा, तीसरा रास्ता है जनांग और चौथा रास्ता है हृदय द्वार। इन 4 हिस्सों से गंदगी निकलती है। ये गंदगी अगर सही मायने में नहीं निकल पाई, मुझे पसीना नहीं आता, मैं दिन भर एसी में बैठता हूँ मान लो, तो शरीर में, त्वचा में पूरी गंदगी रुक जाएगी। और शरीर की 70% गंदगी त्वचा के माध्यम से निकलती है। तो अगर जिनको पसीना नहीं आता है तो सोच लीजिए कि उनकी 70% गंदगी तो निकल ही नहीं पा रही है। और गंदगी निकल नहीं पा रही है तो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है बॉडी में। आप यहाँ पर कचरे का ढेर लगा दिया जाए तो क्या यहाँ बैठने में आपको आनंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो शरीर के अंदर अगर कचरा इकट्ठा हो गया तो आनंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हमारे शरीर की ये गंदगी निकालने का प्रोसेस योग में बखूबी बताया गया। योग हमारे चारों एक्सक्रीटरी चैनल्स को क्लीन करता है। नाक को क्लीन करता है, कपालभाति किया, नाक साफ कर दिया। नेति किया, नाक साफ हो गया, लंग साफ हो गया। कुंजल किया, पेट साफ हो गया। संघ प्रक्षालन किया, पूरी पाइपलाइन साफ हो गई। तो आपने योग करते हुए सूर्य नमस्कार किया, पसीना निकला, शरीर से गंदगी मुक्त हो गई। आपकी किडनी अच्छे से काम करने लगी, सही मात्रा में शरीर से यूरिन निकला, गंदगी साफ हो गई। पेट अच्छे से साफ होने लगा, नियमित बलासन करने से, सूर्य नमस्कार करने से, तो शरीर की गंदगी मुक्त हो गई। तो आपको क्यों बीमारी होगी? बीमारी का कारण है शरीर में गंदगी का इकट्ठा हो जाना। जब गंदगी होगी तभी तो कीटाणु आएंगे, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तभी तो बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा। फिर आप जाओगे एक एलोपैथी प्रैक्टिशनर के पास तो वो आपको एंटीबायोटिक देगा जो कि कीटाणु को मारने का काम करती है, बट कचरा हटाने का काम नहीं करती। और इसलिए बीमारी का अंत नहीं हो पाता, और इसलिए बार बार बीमारी होती रहती है। तो ये जो टेक्निक है इसका मूल उद्देश्य है कि शरीर को रोग से मुक्त करने के लिए शरीर को गंदगी से मुक्त करना पड़ेगा। तो वाई योगा? बिकॉज योगा क्लीन्स द बॉडी, एंड एनीथिंग विच क्लीन्स द बॉडी इज परफेक्टली लाइक्ड बाय एवरीवन। जो जगह साफ सुथरी होगी वो हर किसी को पसंद आएगी। जो शरीर अंदर से साफ होगा उसके यहाँ भी कचरा नहीं है। अगर शरीर के अंदर कचरा बैठा हुआ है तो विचारों में भी उसी तरह की दुर्गंध आएगी, विचारों में भी उसी तरह के गलत चीजें हमारे सामने रिफ्लेक्ट होंगी। और जब ऐसी चीज रिफ्लेक्ट होगी तो छोटी से छोटी सिचुएशन भी स्ट्रेस बन करके आएगी। छोटी सी छोटी समस्या भी हमें बहुत बड़ी समस्या नजर आएगी। तो ये तो हुआ एक सिद्धांत कि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पर योग के अनुसार से हमारा शरीर पंच कोशों से बना हुआ है। अभी मैंने बताया कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, ये एक संपूर्ण विज्ञान है। पर योग कहता है हमारा शरीर पंच कोशों से बना हुआ है, 5 लेयर्स हैं हमारे, जिसमें दिखाई और सिर्फ ये हमारा शरीर है। तो ये 5 लेयर्स कैसे हैं ये अभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 5 लेयर जो आप देख पा रहे हैं, इन 5 कोशों से बने हुए हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्न मतलब जिसको हम शरीर को अनाज देते हैं, ये जो शरीर दिखाई देता है वो है अन्नमय कोश। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जहां पर हमारे शरीर में प्राण वायु का संचार होता है। तीसरा कोश है मनोमय कोश, अर्थात हमारा मन। मन क्या है? मन विचारों का समूह, इट इज बंडल ऑफ थॉट्स। चौथा है विज्ञानमय कोश, अर्थात हमारी बुद्धि। क्या कोई बुद्धि को मेजर कर सकता है? क्या बुद्धि को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता।
और पांचवा है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का अर्थ होता है प्रसन्नता। हम सभी के अंदर प्रसन्नता, आनंद विराजमान है और इसी की तलाश हम लोग कर रहे होते हैं। ताउम्र हिरण कस्तूरी को ढूंढता है जंगल भर और पता चलता है कि वो तो अंदर थी, और ताउम्र ये मनुष्य खुशी प्रसन्नता की तलाश बाहर करता है और पता चलता है वो तो अंदर थी। और इन 5 कोशों के अंदर में है हमारी आत्मा। बड़ा अंदर छुपा के, गहरा छुपा के रखा हुआ है। शरीर यहाँ, आत्मा कहाँ। पहले के जमाने में कहानियां पढ़ते थे कि उस राजा की जान जो है वो 7 समुंदर पार एक चिड़िया के अंदर छुपी हुई है। ऐसी कुछ कहानियां बचपन में पढ़ी है हम लोगों ने। तो ऐसे ही क्या हमारा शरीर, हमारी आत्मा तो अंदर छुपी हुई है। तो योग विज्ञान है इन पंचकोशों का। पंचकोशों का विज्ञान कैसे है, आइए समझते हैं इसको। ये जो अन्नमय कोश है, इसे स्वस्थ रखने के लिए योग बताता है सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन और षट क्रियाएं। 6 क्रियाएं जो शरीर की सफाई करती हैं, जो हम लोग आने वाले दिनों में जानेंगे। प्राणमय कोश के लिए योग में बताया गया प्राणायाम। मनोमय कोश के लिए योग में बताया गया ध्यान। मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा रास्ता है ध्यान। जब हमारा शरीर, प्राण और मन आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो हमारी बुद्धि और उसके विश्लेषण शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। और जब बुद्धि हमारी जागृत हो जाएगी तो बुद्धि का काम क्या है, सही गलत का परिचय देना। सही गलत का परिचय दे करके आपको बोलना, अब निर्णय आपको लेना है। निर्णय लेता है हमारे अंदर का आत्मा, जो हमें मार्गदर्शित करता है। और बुद्धि बताती है कि ये सही है, ये गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए। और इन सब से परे है आनंद। बुद्धि के परे आनंद है। इसलिए आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, जब आप अपने छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, तो आपकी बुद्धि तो एक तरफ हो गई। आप हो सकते हैं अपने ऑफिस के सीईओ हो, पर उस बच्चे के लिए तो आप एक घोड़े हैं, वो उसमें आनंद ले रहा है। तो इन सब के परे है आनंद। जहाँ बुद्धि काम नहीं करती, शरीर, मन, प्राण, आत्मा सब के ऊपर में है आपका आनंद। इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए आपको बुद्धि को किनारे रखना पड़ता है। जब आप नृत्य करते हो तो बुद्धि नहीं दिखा, वो वहां पर अप्लाई नहीं करनी। आपको जो आता है, जैसा आता है, फिर आप झूमने लगते हो। आनंद क्या है, जब शरीर, मन, आत्मा, प्राण सब एक साथ कनेक्ट हो जाए, तो उसी को आप नृत्य में देखते हैं। योग में भी ये चारों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और तब हमें अनुभूति होती है इस आनंद की। और ये आनंद है क्या, ये अभी भी मैं सस्पेंस रखूंगा, अगले चैप्टर तक इसे सस्पेंस बनाए रखूंगा कि आनंद है क्या। अब मनुष्य चाहता क्या है, मनुष्य चाहता है स्वस्थ रहना, परफेक्शन वाली लाइफ चाहता है हर कोई। हम चाहते हैं हम हर काम में परफेक्ट हों, बेहतर बने और अच्छे से कर सकें। ये हम सब की आवश्यकता है, हम सभी चाहते हैं अंतर मन में। कोई भी यहाँ उपस्थित ऐसा कह सकता है कि उसको ये नहीं चाहिए? सबको चाहिए परफेक्ट हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, स्टेट ऑफ हेल्थ। तो हम कितने ऊपर जा सकते हैं इसके बारे में कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हम अनंत स्वस्थ हो सकते हैं। पर अगर हम स्वस्थ नहीं रहे और हम बीमार हो गए, तो धीरे 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 हम बीमार से अंत तो मृत्यु तो है ही। तो क्या बेहतर है, बीमार होकर मृत्यु प्राप्त करना या सहज मृत्यु प्राप्त करना, स्वस्थ मृत्यु प्राप्त करना? एक फॉर्मूला दिया गया है, पीसफुल लाइफ एंड पेनलेस डेथ। पीसफुल लाइफ एंड पेनलेस डेथ। और उसके लिए योग एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जितने लोगों ने योग को अपने जीवन में जोड़ के रखा, उनकी मृत्यु बहुत ही सरल
पीसफुल। आपने सुना होगा कहते हुए कि बस रात को 1:30 बजे छोड़ के चले गए, शरीर को त्याग किया, कोई तकलीफ नहीं थी। कल शाम तक तो घूमने गए थे, सबको हाथ दिखाया था, क्या पता था कि आज नहीं आएंगे। तो पीसफुल लाइफ, पेनलेस डेथ, ये मनुष्य का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसे प्राप्त करने के लिए योग उसकी मदद करता है। योग क्यों मदद करता है? क्योंकि वो हमें हमारे मन को स्वस्थ रहना सिखाता है। मनुष्य के 6 बड़े दुश्मन जो हमेशा उसको घेरे रखते हैं, जब वो माया से जुड़ता है, विश्व में प्रवेश करता है, तो ये 6 दुश्मन स्वाभाविक रूप से आ ही जाते हैं। और वो 6 दुश्मन है डिजायर। आप विश्व में रहेंगे तो डिजायर तो रहेगी, कोई भी डिजायर हो सकती है। हो सकता है आपको एक विश्व विख्यात योग शिक्षक बनने की डिजायर। क्रोध, जब भी आपके अनुसार से कोई बात नहीं होगी तो आपको क्रोध आएगा, आ ही सकता है, बट नेचुरल है, आपको आ जाए। तीसरा, लोभ, समय समय पर ये उभरता है, कभी भी उभर जाता है, कभी भी पता नहीं कि लोग किसी भी रूप प्रारूप में आ जाता है। मोह, मैंने कल बताया था कि मोह हमें वस्तु या व्यक्ति दोनों में से किसी से भी हो सकता है। मुझे इस कुर्सी से मोह हो सकता है, आपको किसी व्यक्ति से मोह हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, मद, एरोगेंस, अहंकार। कहते हैं ना कि वो अहंकार में उसने किसी की नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी, ना वो किसी की बात मानता है, उसको वही करता है जो उसको करना है। बहुत अहंकारी है वो राजा, बड़ा अहंकारी था, उसने किसी की नहीं मानी। और देखो आज क्या हुआ। दुर्योधन के लिए यही कहा जाता है कि दुर्योधन कितना अहंकारी था, उसने किसी की बात नहीं सुनी, और इसलिए उसकी मृत्यु हुई, और बाद में दर्दनाक तकलीफ देह मृत्यु हुई। भीम ने उसे सदगति प्राप्त करवाई। लास्ट, जेलेसी। अभी एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको 60 मिलेंगे, आपको 70 मिल गए, और संजय भैया को 90 मिल गए, तो कोई किसी से कुछ बोलेगा तो नहीं, पर मन में विचार तो आएगा। हाँ, उसको इतना कैसे। और उस मनुष्य की ये सबसे बड़ी दुविधा है, ये उसको समय समय पर छोटी छोटी बातों में आती रहती है। पिता ने अगर बेटी को ज्यादा प्यार कर दिया तो बेटे को जेलसी, बेटे को ज्यादा प्यार कर दिया जो कि ज्यादा होता है, बेटी को बुरा लगेगा कि बस बेटे को ही सब अलाउ करते हो, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा तो कोई रोल ही नहीं। तो ये हम इन 6 से घिरे हुए, और चूंकि इन 6 से घिरे हुए, तो बट नेचुरल है हमें बहुत सारी तकलीफें हमारे शरीर में होंगी, क्योंकि ये जब भी आएंगे ये हमारे शरीर में केमिकल चेंजेस क्रिएट करेंगे, और ये केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी को इंटरनली डैमेज करेंगे, वीक करेंगे। ये मान लीजिए स्ट्रेस हुआ तो आपके शरीर में एड्रेनलिन एड्रेनलिन नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ, तो वो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस लाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, आपकी मांसपेशियां फड़कने लगेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, ठीक। आपका रक्त का बहाव बढ़ जाएगा, दिल तेजी से धड़कने लगेगा, आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में पाचक रस बनने लगेंगे, आपके शरीर में ज्यादा ग्लूकोज का बहाव शुरू हो जाएगा। और यही कारण है कि गुस्से में शरीर हाथ पर कांपने लगता है, और मांसपेशियां एकदम चेहरे की में अकड़न आ जाती है। जब हम रिलैक्स रहते हैं तो हमारा चेहरा कैसा दिखाई देता है, और यही गुस्से में आ जाए तो कैसा चेहरा दिखेगा। इमेजिन करो अपना मिरर में वो फेस याद करो, जब कभी आप क्रोध में आए तो कैसे दिख रहे थे। तो चूंकि ये हमारे अंदर हमें तकलीफ दे सकते हैं, योग करने से ये खत्म तो नहीं होने वाले। योग करने से आप बुद्ध नहीं बन जाए, क्योंकि बुद्ध हर कोई बनना भी नहीं चाहता।
तो योग करने से ये सारे आपके नियंत्रण में होंगे और आप इसे रेगुलेटेड वे में मैनेज कर पाए। उदाहरण के लिए आप देखे होंगे पहले के समय में, अभी भी यूज होते हैं, टीवी फ्रिज जो है उसमें स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं। तो स्टेबलाइजर का काम क्या है, अगर अंडर करंट हो या ओवर करंट हो, वो दोनों को ही बराबर बना के 220 मशीन में डालेगा। क्योंकि अगर जहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा है, कहीं 240 260 आया तो मशीन उड़ जाएगी, और 200 के नीचे गया तो भी मशीन माल फंक्शनिंग में चली जाएगी। तो उसके लिए स्टेबलाइजर लगाया जाता है। तो वैसे ही योग हमारे लिए जीवन में स्टेबलाइजर जैसा काम करता है। अंडर करंट ओवर करंट दोनों को मैनेज करके बैलेंस निकालते हैं। और चूंकि बैलेंस निकलेगा तो हमारी परिस्थिति, हमारा जीवन उनकी तुलना में बेहतर होगा जो इन सारे तत्वों से दूर दूर तक जुड़े हुए नहीं। तो अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस is defined as person's physiological response to an external stimulus that triggers the fight or flight reaction. स्ट्रेस वो कंडीशन है जो बाहरी परिस्थिति पर निर्भर करता है, आपके मेरे नियंत्रण में नहीं। तो चूंकि मेरे आपके नियंत्रण में बाहरी परिस्थिति नहीं है, पर बाहरी परिस्थिति पर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा ये मेरे नियंत्रण में। उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर समझने के लिए उदाहरण है। आप जंगल में गए, अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए निकले, और उस वक्त आप लोगों के बीच में शेर आ गया। शेर को देखते ही एंजाइटी होगी, डर होगा कि इसने मुझे अगर खा लिया तो अब आप वो स्थिति उत्पन्न हुई स्ट्रेस की। अभी आप लोग सभी हंसी मजाक कर रहे थे, कैंप फायर कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अचानक शेर आ गया तो सारा हैप्पीनेस गोल, और सबके अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, यही एड्रेनलिन। अब ये हमारा शरीर को तैयार करेगा दो चीज के लिए, या तो हम फाइट करें या तो हम भाग जाएं। दोनों ही परिस्थिति के लिए हमारा शरीर तैयार हुआ है, फाइट या फ्लाइट। तो अब शेर को सामने देख करके भागना ही ठीक रहेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारा बॉडी उस चीज के लिए तैयार हो जाता है। बट यहाँ पर समस्या अंत नहीं है। हम बहुत तेजी से भागे, संजय भैया बड़े धावक थे, इतना दौड़े कि शेर कई किलोमीटर पीछे छूट गए और ये निकल गए। अभी आ गए घर, बाकी सारे फ्रेंड सुन गए इनके वो भी जैसे तैसे बच गए शेर से। अभी रात में बिस्तर में सोने गए, वो सारा घटनाक्रम उनको फिर याद आ गया, और जैसे ही वो घटनाक्रम याद आया, फिर वही सारे बदलाव जो उस समय हुए थे जब शेर सामने था, वो अब शेर नहीं है सामने, बट शेर का विचार भी वैसे ही शरीर में कड़ापन लेकर आएगा। मांसपेशियां फड़केंगी, डर उत्पन्न होगा, शरीर में वही सब परिवर्तन होंगे। तो उससे क्या होगा, मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी। तो एनीथिंग विच इज टाइट इज गिविंग यू अ टेंस फ्लो। टाइटनेस इज टेंशन। तो वो चीज हमारे शरीर को धीरे 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 वीकन करती जाएगी। अगर मेरी बॉडी हर थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बार बार अननेसेसरली, भाई काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, समझ में आ रहा है, पर अननेसेसरली बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी ना। मेरे को कहीं जाना है तो मैं गाड़ी चालू करके चले जाऊंगा, पर मेरे को कहीं जाना नहीं है, पर मैं बार बार गाड़ी चालू करते रहूँ तो हर 15 मिनट में गाड़ी चालू करूँ बंद कर दूँ, फिर चालू करूँ बंद कर दूँ, जाना कहीं नहीं, मैं मजे ले रहा हूँ गाड़ी के, बस 15 मिनट चालू करता हूँ वो बंद कर देता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, और थोड़ी देर बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और अचानक जब मुझे जाने की जरूरत पड़ेगी तब पता चलेगा गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, एंड बॉडी एनर्जी लेस है। और यही होता है, बार बार का स्ट्रेस आपको धीरे धीरे एनर्जी लेस कर देता है। और जब आपको परफॉर्मेंस की बारी आती है,
तो पता चलता है आपके पास तो ऊर्जा ही नहीं है, आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये घातक है हमारे लिए। ये स्लो पॉइजन है, ये धीरे धीरे काम करता है। रोज थोड़ा थोड़ा शरीर में जहर बन रहा है तो वो धीरे धीरे ही तो डैमेज करेगा। पहले के जमाने में ये कहा गया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थे उनके हस्बैंड को स्लो पॉइजन दिया जाता था। तो धीरे धीरे स्लो पॉइजन कई सालों तक दिया गया उनके भोजन में इतना इतना मिला करके, तो वन फाइन डे ही एक्सपायर। एक दिन में तो उनको मारा नहीं जा सकता था, पता चल जाता। और ये उनके भाई और बाद में ब्रिटिशर्स ने मिलकर किया, ऐसा बताया गया कि मान लीजिए कल्पना है, हमें क्या पता सत्य क्या है सत्य नहीं, हमें तो सिर्फ जो बताया गया है वो बताया। तो ये प्रक्रिया कितने सालों तक हुई और एक दिन अचानक मृत्यु हो गई तो लोग तो उसे स्वाभाविक मृत्यु ही समझेंगे। तो वैसे ही स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर। स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर फॉर यू। तो जब स्ट्रेस हमारे लिए इतना घातक है, इतना साइलेंट पेन किलर है, तो योग हमारे लिए एक सेवियर है जो हमें हमारी तनाव से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और चूंकि तनाव से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है तो हम किसी भी परिस्थिति में, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में जल्द से जल्द उस परिस्थिति से बाहर आ पाते हैं। तो डैमेज हमारा मिनिमम होता है, कम होता है। तो ये चारों को हमने जान लिया। अब हम आते हैं कि आखिर बीमारी है क्या। तो बीमारी को संस्कृत में कहा गया है व्याधि। बीमारी को संस्कृत में कहा गया व्याधि, व्याधि। और व्याधि की शुरुआत होती है आधि से। आधि क्या होता है? आधि इज नथिंग बट, जो मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द कॉज और द सीड ऑफ ऑल डिसीजेस। अगर सीड होगा तब तो प्लांट ग्रो होगा, सीड नहीं होगा तो प्लांट कैसे ग्रो होगा। तो स्ट्रेस यहाँ पर आदि का काम करता है। हमारा रेस्टलेस माइंड, हमारा स्ट्रेस, एक्सेसिव स्पीड ऑफ माइंड, बार बार वही वही चीजों को सोच रहा है, क्या होगा कैसे होगा, अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी खा जा रहे हैं, जो सामने आया पता चला 15 चॉकलेट खा लिए, 20-25 कॉफी पी लिए। और जो स्मोक और अल्कोहल लेता है तो फिर वो तो हर सीमाएं तोड़ करके निकल गया आगे, बोले आज कुछ नहीं छोड़ूंगा, फिर पड़ा हुआ है कोने में, कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो चूंकि आदि क्या करेगा, आदि आपके यहाँ पर ब्रेन में एक मेजर बदलाव लेकर आएगा, यहाँ पर चेंजेस क्रिएट करेगा। तो बॉडी अपने जो नेचुरल कमांड्स देती है, ब्रेन जो अपने बॉडी को नेचुरल कमांड्स देता है काम करने के लिए, आपका पूरा शरीर ऑटोनॉमिक है, आपके कंट्रोल में नहीं है। हार्ट का धड़कना आपके हाथ में नहीं दिया गया, आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। आप जब एकदम शिथिल हो जाओगे तो आपका हार्ट रेट अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। ठीक। पाचन क्रिया आपके कंट्रोल में नहीं, कैसे डाइजेस्ट होगा, कितने बजे डाइजेस्ट होगा, आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि मैंने अभी खाया है, इसे आधे घंटे में डाइजेस्ट कर देना। नौकर थोड़ी ना सुनेगा ही नहीं आपकी, वो तो अपने हिसाब से काम करता है, वो ऑटोनॉमिक है। उसको बोला एंटीबॉडी बनाओ, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, हु आर यू टू से दैट। तो जब पूरा शरीर ऑटोनॉमिकली काम करता है, आपके किसी नियंत्रण में नहीं है, भगवान ने सांस तक तो आपके नियंत्रण में नहीं है। क्यों? उसको पता था कि भूल गया किसी दिन, तो सुबह उठा बटन ऑन करना भूल गया, सांस ही नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि इसको ऑटोनॉमिक रखो। आदमी सांस रोकने से किसी को कुछ नहीं। तो जब यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है ब्रेन में, तब ब्रेन अपने बॉडी को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ऑफ फंक्शनिंग नहीं दे पाता। अगर बॉस बीमार है तो क्या वो अपने एम्प्लॉयज को बता पाएगा कि आज उनको क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस दे पाएगा? वो तो बीमार है, बेहोश पड़ा हुआ है। तो वैसे ही जब बहुत स्ट्रेस होता है तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को काम करने का प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो चाओस मचता है।
जैसे ट्रैफिक सिग्नल है और ट्रैफिक लाइट ऑन नहीं है, तो फिर देखो ट्रैफिक कैसा होता है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, और टक्कर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही चीज हमारे मस्तिष्क में है, क्योंकि यहाँ पर बार बार अलग अलग तरह का स्ट्रेस, ट्रैफिक कंजेशन बन के आ रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बॉडी हमारी अनियंत्रित होकर काम कर रही है। कुछ हद तक तो नियंत्रित रहती है, पर धीरे धीरे वो नियंत्रण उसका खत्म होते जाता है। और जब मेरे शरीर में हार्मोन ठीक से नहीं बनेंगे, तो अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म हो गया, थायराइड की बीमारी हो गई, उसके शरीर में अगर इंसुलिन ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, उसको डायबिटीज हो गया, या उसके किडनी में एंजियोटेंसिन नामक हार्मोन नहीं बनेगा, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो इसमें फिर आश्चर्य वाली बात क्या होगी? बीमारी हुई क्यों? क्योंकि ये अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था ब्रेन, और ब्रेन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था तो वो शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो शरीर के अंदर बनने वाले जरूरी चीजें समय से बन नहीं पा रही थी, और चूंकि समय से बन नहीं पा रही थी, तो वहां पर अब निर्माण का काम चल रहा है और वहां रॉ मटेरियल ना पहुंचे तो काम रुक जाए। तो वो चीज शरीर के अंदर में होती है, किडनी के पास पर्याप्त रॉ मटेरियल आया नहीं, तो वो एंजियोटेंसिन नामक हार्मोन बनाया नहीं। इंसुलिन को बनने के लिए उसको जरूरी प्रोटीन चाहिए था, जरूरी एंजाइम चाहिए था, सही उसको मैसेज ही नहीं मिला कि भेजना है इसको, तो आए ही, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम तो नर्वस सिस्टम है, और कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त पड़ा हुआ है। तो जब कम्युनिकेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो हर चीज को यहाँ से वहां और वहां से वहां तक कैरी करता है, कम्युनिकेशन को व्हाट्सएप के थ्रू आज कम्युनिकेशन होता है, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, फोन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाए तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जब चलता है तब फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? ब्लड। ब्लड आपके शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो चीजों को इधर से उधर ले जाता है, उसका काम सिर्फ है उठाना, उधर छोड़ना, उधर से लेना, इधर छोड़ देना। वो ऑक्सीजन को लंग से उठाता है, पूरे शरीर में डाल देता है, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है और लंग्स में वापस डाल देता है कि भैया तुम बाहर निकल जाओ। तो चूंकि कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, तो उसके कारण से ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करेगा? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डिस्टर्बेंस, अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं आया तो जो अंग हैं अलग अलग, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनी, इनको समझ भी नहीं आएगा भाई हमारे जरूरी रॉ मटेरियल तो आ नहीं रहे, तो हम लोग क्या करें, बैठे हैं खाली हैं, टाइम ऐसी गपशप कर रहे। तो यही है बीमारी। तो बीमारी का कारण समझ में आ रहा है? बीमारी डायबिटीज यूं ही नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर यूं ही नहीं हुआ, मोटापा यूं ही नहीं हुआ। मोटापा अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो अनियंत्रित खाना खाता है, अनियंत्रित खाना खाता है, और रात में दो देर तक जागता है, दो दो तीन तीन देर जागता है, तो सुबह तो जल्दी उठने वाला नहीं, 9 10 11 बजे उठता है, तो वो तो कोई एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं। उठेगा फिर खाएगा, फिर वो साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। तो धीरे 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 करके 2 5 महीने में शरीर ऐसे फूल के कुप्पा हो जाएगा। अब कारण क्या था? आदि कहीं थी और व्याधि क्या बनी? शरीर में आई। और तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ व्याधि को ट्रीट करने में लगे हुए, वो शरीर को ट्रीट करने में लगे हुए। सारा मेडिकल साइंस, एलोपैथी मेडिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ शरीर को ट्रीट करने में लगा हुआ है। आपका शुगर हाई है, ये दवाई लो, इससे शुगर कम हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर हाई है, ये दवाई लो, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। आपका लंग्स अस्थमा अस्थमेटिक है, ये लो डायलेटर ले लो, वासो डायलेटर ले लो, ब्रोंकियो डायलेटर ले लो, थोड़ा लंग्स फुल चौड़ा हो जाएगा। तो पूरा साइंस जो है वो व्याधि पे काम कर रहा है, आदि पे कोई काम कर नहीं रहा। तो आदि पे अगर काम नहीं करोगे तो व्याधि ठीक होगी क्या? तो इसलिए शुगर की दवाई खाने वाला व्यक्ति ताउम्र शुगर की दवाई खा रहा है, ब्लड प्रेशर की दवाई खाने वाला व्यक्ति ताउम्र ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, अस्थमा वाला डायलेटर्स ले रहा है, अस्थमा इनहेलर्स ले रहा है, और मोटा व्यक्ति ढूंढ रहा है रास्ता कैसे पतला हो जाऊं, दूर दूर तक अपनी नजरें दौड़ाता है कि कौन मुझे पतला कर सकता है। आप 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 जिम कर देगा, योगा कर देगा, डाइट कंट्रोल कर देगा। डाइट कंट्रोल 4 दिन होती है, 5वें दिन फिर वैसी हो जाता है।
तो इलाज होगा कैसे? व्याधि को ठीक करने के लिए आदि को ठीक करना पड़ेगा, और आदि को ठीक करने का सबसे बेहतरीन उपाय है योग। योग क्या करेगा? मन को शांत करेगा, मन के इमोशंस को, वो 6 जो एनिमीज हैं उसको हमें कंट्रोल में लाएगा। तो जब वो हमारे कंट्रोल में आएंगे तो शरीर व्यवस्थित काम करेगा, नर्वस सिस्टम नाम का कम्युनिकेशन सिस्टम हर जगह से प्रॉपर काम करेगा। नर्वस सिस्टम में 2 हिस्से होते हैं, सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी स्थानीय लोकल हिस्से से इम्पल्सेस उठाएगा और ब्रेन के पास छोड़ेगा, और मोटर सिस्टम ब्रेन से उठाएगा और स्थानीय हिस्से में छोड़ेगा। अब मैंने गर्म पानी में अपनी उंगली डुबाई, तो यहाँ से सेंसरी नर्व्स उसको उठाएंगे और मुझे बताएंगे गर्म है, तो मैं फट से उंगली को बाहर निकालूंगा, मोटर नर्व्स तुरंत एक्शन में आएगी, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होगा। आप कितनी देर में पानी, गर्म पानी से उंगली डालने के बाद निकाल लेते हो? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो आपको सोचो कि ब्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना फास्ट है। उसने भापा, तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया मोटर एक्शन करने के लिए, और उंगली बाहर निकल गई। इतनी खूबसूरती से जब आपका शरीर का सिस्टम काम करता है, इसको स्वस्थ ही तो बनाए रखना है, इसको बीमार पड़ने क्यों दें हम? और इसको बीमार ना पड़ने देने के लिए हमारे पास आंसर है योगा, हमारे पास आंसर है नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। क्योंकि ये मिल करके आपके शरीर को अंदर से, प्राकृतिक चिकित्सा शरीर को अंदर से स्वस्थ कर देती है, योग मन को अंदर से स्वस्थ कर देता है। जब शरीर अंदर से साफ और मन अंदर से प्रसन्न, तो फिर बीमारी क्यों? तो जब हम योग की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि योग इज ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब हम मस्कुलर लेवल पे बात करते हैं तो योग करने से हमारी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है। अंत में शवासन कराया जाता है या मेडिटेशन कराया जाता है तो मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है। प्राणिक लेवल पे बात करें तो स्लोइंग डाउन ऑफ ब्रेथ एंड बैलेंस। तो ये कहा गया कि लंबी उम्र का राज क्या है? लंबी उम्र का राज है स्लो ब्रीदिंग। कछुआ अगर 1 मिनट में एक ही बार सांस लेता है तो उसकी उम्र 400 साल होती है, और रैबिट 1 मिनट में अगर 70 80 90 बार सांस लेता है तो वो 8 9 साल में निकल लेता है। उसकी लाइफ स्पैन कितनी हुई? और मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो उसकी एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 60 से 100 वर्ष की। जो योगा करता है तो उसकी लाइफ स्पैन क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसकी ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाएगी। वो 1 मिनट में 16 की बजाय 1 मिनट में सिर्फ 6 या 8 लेगा या 12 लेगा। जैसे मान लीजिए योगा के दौरान हम लोग सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया करते हैं, तो एक अच्छी गहरी सांस लेकर के छोड़ने में 5 सेकंड का समय लगता है। तो 60 सेकंड में मैं कितनी सांस ले पाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ 12, 12 पंचे 60। और मैं अगर डीप ब्रीथिंग करूं, प्राणायाम में चला जाऊं, तो वहां सांस लेने में मुझे समय और ज्यादा लगेगा। तो पता चला मैं 1 मिनट में कितने नाड़ी शोधन प्राणायाम कर पाऊंगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर पाऊंगा। तो पता चला 1 मिनट में मैं 2 ही 3 कर पा रहा हूँ, तो मेरी सांस की गति और निम्न हो गई। तो जब सांस की गति निम्न हो गई तो मेरी शरीर की एजिंग प्रोसेस अपने आप रुक जाती है, और इसलिए योग करने से हमारी उम्र बढ़ जाती है और स्वस्थ रहने की उम्र भी बढ़ जाती है। क्योंकि सिर्फ देखिए, बीमार रह के जिंदा रहने से भी क्या मजा आएगा। एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, तो वो उसको क्वाड्रिप्लीजिया थी, गुजारिश नाम की कुछ ऐसी कुछ मूवी थी, या नाम मुझे याद नहीं है। उसमें क्वाड्रिप्लीजिया, वो जादूगर रहता है, एक एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर सब शून्य हो जाते हैं, तो वो इच्छा मृत्यु मांग रहा होता है। बोलता है ऐसे बीमार रहकर जीने से मुझे फायदा ही क्या? मुझे, वो कोर्ट में अपील करता है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, मुझे कोई इंजेक्शन दे दिया जाए, इससे मेरी मृत्यु हो जाए। तो बीमार रह करके लंबी उम्र भी आदमी जी के क्या करेगा? तो स्वस्थ रह के ही उसको लंबी उम्र उसके लिए लाभदायक होगी। पहली क्लासेस में उन्होंने बताया था कि मनुष्य तभी महत्वपूर्ण है जब वो दूसरों के लिए उपयोगी है।
तो अगर मैं योग करके अपने आप को योगी उपयोगी बना लूं, मैं किसी पर, मैं मान लीजिए 90 साल का हो जाऊं और मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं अपने छोटे छोटे काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपने दैनिक दिनचर्या के काम खुद कर लेता हूँ, तो मैं किसी पर बोझ बनूंगा क्या? मैं कम खाता हूँ तो मैं किसी पर बोझ बनूंगा क्या? मैं बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ कि बहू ये बनाओ, बहू वो बनाओ, तो बहू भी मुझसे खुशी रहेगी? नहीं। तो बहू बोले काम धाम तो कुछ करते नहीं है, कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, परेशान करके रखा हुआ है, मेरे को तो बहुत सारे काम करने हैं। ये बहू का नेचुरल रिस्पॉन्स है, और हर बहू करती है ऐसा। नेचुरल रिस्पॉन्स है भाई, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है। तो प्राणिक लेवल से स्लोइंग डाउन ऑफ ब्रेथ, बेटर कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। मेंटल लेवल पर जब मेरा मन शांत रहेगा ना, तो मुझे नई नई चीजें करने की इच्छा होगी, मैं नया नया कुछ कर पाऊंगा। सो आई हैव मोर क्रिएटिव पावर। और योग करने से मेरी इच्छा शक्ति बड़ी स्ट्रांग होगी। मुझे बोले ये काम करना है तो करना है, मैंने लिख दिया कि ये काम होना चाहिए, तो इफ बट डोंट, कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं उस काम को पूरा करता हूँ। ये इच्छा शक्ति तो चाहिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल। तो मेरा विल पावर बढ़ गया। इमोशनल लेवल पर जब मेरा मन शांत रहता है, तो कोई मुझे उल्टा पुल्टा भी बोलता है तो भी मैं उसको पॉजिटिवली स्पोर्टिवली ले लेता हूँ। पर मेरा मन परेशान है और आपने मुझे एक लाइन उल्टी पुल्टी बोल दी, फिर तो मैं आपको बम फोड़ दूंगा। मैं तो भरा हुआ हूँ, कोई ऐसा मिले और कोई गलती करे और मैं बम फोड़ू, तो बम कौन फोड़ता है? जिसके अंदर पूरा बम क्या है, जब ठूस ठूस के एनर्जी को एक साथ ऐसे चिपका के भर दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है तो फट जाता है। तो आप भी फटते, क्योंकि बहुत दिनों का आवेश भरा रहता है, वो पीछे से कोई ऑटो वाला ठोका रहता है, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया रहता है, किसी ने नुकसान कर दिया रहता है, ये सब अंदर भरे हुए आवेश रहते हैं। और एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसकी पूरी गलती उसी की रहती है, तो बस आप आए बाहर आए, अब हम आप पे फोड़ेंगे बम, तैयार रहिए। पर इमोशनल लेवल पर हम इक्विपाइज हो जाएंगे, मन शांत रहेगा तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी सरल रूप में लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जिंदगी है, हार जीत, गलत सही, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। चार अंधों ने हाथी को छुआ अलग अलग हिस्से पे, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने हाथी का बीच का हिस्सा पकड़ा। तो चारों के लिए हाथी की परिभाषाएं अलग ही है। कोई सूंड को हाथी बता रहा है, कोई पूंछ को हाथी बता रहा है, कोई पैर को पकड़ के हाथी बता रहा है, चारों अंधे हैं। तो दुनिया में हमारा देखने का नजरिया ही सही होगा ये जरूरी नहीं। सबके नजरिए अपने अपने जगह पे अलग अलग सही हो सकते हैं। अब कोई जो एक अंधा व्यक्ति है जो सूंड को पकड़ के बोल रहा है हाथी ऐसा दिखता है, तो पीछे वाला बोल रहा है नहीं इसके तो पूंछ में बाल है ऐसा दिखता है, तो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगेंगे कि मैं सही हूँ, और दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है। राइट और रॉन्ग? एक छोटी सी चीज उदाहरण में और देता हूँ। जब वाल्मीकि जी जो है वो तुलसीदास जी रामायण के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी जो है वो रावण के घर पहुंचे लंका, वहां अशोक वृक्ष के पास गए और वहां पर सफेद फूल लगे हुए थे। और ऐसा करके उन्होंने बस बोला ही था पढ़ाते समय तुलसीदास जी ने, तो हनुमान जी वहां प्रकट होकर बोले यार रॉन्ग, नॉट वाइट, आई सॉ रेड। तो तुलसीदास बोले नहीं वाइट। हनुमान जी बोले मैं गया, मैंने देखा रेड, और वहां पर फाइट हो रही है। वो बोले मैं लिखा हूँ, बोले मैं देखा हूँ। तो झगड़ा पहुंचा, भाई कौन सॉल्व करेगा, तो राम जी के पास झगड़ा सॉल्यूशन के लिए पहुंचा। राम जी ने कहा कि फूल तो सफेद ही थे, पर हनुमान जी की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, क्योंकि उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया था, सीता जी को वो माता जी मानते हैं, तो क्रोध से इतने लाल थे कि उनको सफेद भी लाल दिखे। अब क्या हुआ सिचुएशन,
दोनों ही सही थे। हनुमान जी भी सही साबित हुए, तुलसीदास जी भी सही साबित हुए। तो इसलिए आप जो सोच रहे हो, आप जो देख रहे हो, आप जो कह रहे हो वही सही है, नॉट नेसेसरी। देयर कैन बी अ सेकंड आउटलुक फॉर एवरीथिंग। कई बार आंखों देखा, आंखों सुना, कानों सुना, गलत साबित होता है। कोर्ट में कई ऐसे कंडीशंस आते हैं जहां पर ये प्रूफ होता है। और पांचवा, इंटेलेक्चुअल लेवल पर हमारा इंटेलेक्ट बड़ा शार्प होता है और हमें अपने मन को शांत करना आता है। तो जिस व्यक्ति को अपने मन को शांत करना आता है, जिस माँ को बच्चे को चुप कराना आता है, तो बच्चा किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा। और कोई उठा ले उसको तो और जोर जोर से रोएगा, क्योंकि उसको जरूरत किसी और की है और उठा कोई और लिया। और पापा उठा ले तो सिंगम की तरह दहाड़ेगा। फिर पापा बोले गाड़ी में घुमाऊंगा बेटा तेरे को मैं। तो इसलिए कामिंग डाउन द माइंड, इतनी सारी बातें अगर योगा के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या आपसे जब कोई सवाल पूछेगा कि योग कैसे लाभ देता है, तो क्या आप इन बातों को उनको समझा पाएंगे? क्या आप कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की? प्रयास करेंगे, बेसिक्स। यस, एग्जैक्टली। तो आप कोशिश करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, और एक दिन में ये सारी चीजें समझाई भी नहीं जा सकती और बताई भी नहीं जा सकती, क्योंकि इतना मग्न होकर के सुनना हर किसी के बाद बस की बात नहीं है। क्योंकि आप तो पढ़ने आए हो, तो आप सुन रहे हो। मैं किसी को बुला के बाहर से बुला के बोलूं बैठो मैं तुमको बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा आदि के बारे में। बोले सर अपनी आदि अपने पास रखी। मुझे तो बाहर काम है, नहीं तो वो कौन करेगा? आपको नहीं सुनना, हमको आदि वाली। तो मौका दे करके actual knowledge only to the deserved person. Don't give it to anyone. Only transfer it to a person who deserves it. Then it will be valuable, else it will be useless. So with that, I will end and pause today's session. And आप लोग की क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो नॉन रिकॉर्डेड सेशन में होंगे।